नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आप है चैप्टर नंबर 2 में सर्टिफाइड संगम सीआरएम यूज़र कोर्स के। और ये चैप्टर पूरा का पूरा है ना, सेल्स का प्रोसेस किस तरह से सीआरएम में मैनेज किया जाता है, कौन से मॉड्यूल है और आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका एकदम डिटेल में आपको ट्रेनिंग देगा। और अभी हम उस चैप्टर के पहले सेक्शन में हैं, जिस वीडियो का नाम है 2.1। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये पूरा सेल्स का प्रोसेस क्या है और उसमें कौन से मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटली ना, सेल्स के लिए सीआरएम जब भी कोई लेता है तो आइडिया दो रहते हैं। एक कि मुझे सेल्स का प्रोसेस ट्रैक करना है या मैनेज करना है, और उसके साथ साथ मेरी टीम को भी ट्रैक करना और मैनेज करना है। मतलब कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये मालूम पड़ना चाहिए, और मेरा प्रोसेस ओवरऑल कैसा चलना चाहिए। ये दो फंडामेंटल आइडिया है। अच्छा, इस वीडियो में या इस चैप्टर में, बेसिकली पूरे कोर्स में हमने कोशिश ये किया गया है कि आप अभी कैसे यूज़ करते हैं ना, या किस तरह से अभी आप धंधा कर रहे हैं, ये एक मैटर है। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए और टिप्स क्या होना चाहिए ये बताएं। तो लीड्स या इंक्वायरीज़ के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़, फॉलोअप एक्टिविटीज़, सेल्स हो जाने के बाद क्या करना होता है, मॉड्यूल्स कौन से इन्वॉल्व है, और एक हमने बोनस रखा है जिसका नाम है क्वालिफिकेशन प्रोसेस। और एक बोनस है B2C सेल्स को किस तरह से सीआरएम में मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सेल्स के प्रोसेस का शुरुआत होता है ना, ये पूरा वीडियो में हम सेल्स का प्रोसेस का बात करेंगे। लीड्स या इंक्वायरीज ये हो गया कि जो आपको कहीं ना कहीं से इंक्वायरी आती है, ये आपका सेल्स का फर्स्ट स्टेप हो गया। लीड जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटी किया गया वो हम ऐसा बोलते हैं कि मार्केटिंग का हो गया। ठीक है, तो मार्केटिंग वालों ने लीड जनरेट कर दिया, उसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो इस मॉड्यूल में या इस वीडियोस में कवर होगा, इस चैप्टर में कवर होगा। तो लीड का या इंक्वायरी का कुछ खास बातें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, और क्या क्या नहीं करना है और बिल्कुल नहीं करना है, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि आपको लीड है ना बहुत जगह से आ सकती है। यू कैन हैव फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। वेबसाइट से आएगा, ईमेल से आएगा, कोल्ड कॉलिंग करवा रहे हो अगर आप आपकी टीम को बिठा के, तो वहाँ से आएगा, पार्टनर्स से आएगा, रेफरेंस से आएगा, कोई एक आधा कस्टमर दूसरे किसी का रेफरेंस देगा तो आएगा, ऐसे ही आपके किसी दोस्त ने रेफरेंस दे दिया तो आएगा। सो देयर कैन बी वेरियस वेज यू विल रिसीव इंक्वायरी। और एक खास बात समझने जैसा है कि जब भी इंक्वायरी आता है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ अननोन फैक्ट्स। आपको पूरा का पूरा नहीं मालूम होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, इसीलिए तो उसको लीड बोलते हैं कि कहीं से सुराग मिला है कि इस कस्टमर को जाके बात करो या ये कस्टमर बन सकता है। तो बहुत सारा चीज़ है ना अननोन होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स और ओनर्स के लिए एक टिप ये है कि बहुत सारे फील्ड्स को आप कंपलसरी मत कर दीजिए लीड के मॉड्यूल में, क्योंकि उतना डेटा नहीं होता है सेल्स पर्सन के पास। इंक्वायरी आता है तो इंक्वायरी जितना ही डेटा रहता है, तो साइज़ नहीं मालूम है, बहुत बार कॉन्टैक्ट्स नहीं मालूम होता है। ऐसा भी होता है ना कि आपको किसी आपके फ्रेंड ने इंक्वायरी दिया या कस्टमर ने इंक्वायरी दिया और आपको उसने व्हाट्सएप भेजा, तो व्हाट्सएप पे भेजता कैसा है, सुरेश, मुंबई और नंबर, ये 3 चीज़ भेजा। तो आपने जो अगर फैंटास्टिक बहुत बड़ा लीड का मॉड्यूल बनाया है तो उसका तो सारा डेटा नहीं आया। अभी आपको ये नहीं मालूम है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या भाव में होगा, डील का साइज़ क्या है, कितना अर्जेंटली चाहिए, एग्जैक्टली कैसा कैसा चाहिए, वो सब नहीं मालूम है, बजट भी नहीं मालूम है। तो लीड के वक्त देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अननोन। और इसके बाद लीड आ जाता है, फिर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में फंडामेंटली हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं, वैसे बहुत सारे अंग्रेजी में बुक्स लिखे गए इसके ऊपर, और बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बहुत सारे इसके लॉजिक है, बहुत सारे फार्मूला है कि ये क्वालिफिकेशन कैसा करना चाहिए। मैं आपको एक शुद्ध देसी भाषा में एक फार्मूला देता हूँ जो 100% काम करता है। सिर्फ 2 सवाल पूछिए अपने आप से कि सामने वाले को जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ कि नहीं, और मुझे जो चाहिए वो दे सकता है कि नहीं। देगा कि नहीं देगा ये बात नहीं है, दे सकता है कि नहीं। अगर ये दोनों सवाल के जवाब हाँ है, इसका मतलब कि ये क्वालिफाइड है, आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा एक क्राइटेरिया आप ऐसे सोच सकते हैं क्वालिफिकेशन का, द मोमेंट यू रियलाइज कि आपको इस इंक्वायरी पे मेहनत करना है, सो देन वी गो हेड। क्वालिफिकेशन के बारे में हम बहुत गहराई से बात करेंगे, इसमें बोनस टॉपिक है उसके लिए। और एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, जाके मिलते हैं, उनसे मीटिंग्स करेंगे, प्रेजेंटेशंस होगा, ये सब एक्टिविटीज़ है क्वालिफिकेशन के लिए।
जब ये क्वालिफाई हो जाता है तब आप उसको कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में। ये अपना सेल्स का साइकिल चल रहा है। इंक्वायरी आया, फिर आपने एक आध कॉल करके या बात करके ये समझने की कोशिश की कि भाई इसमें मेहनत किया जाना है नहीं चाहिए, और जब भी आपको लगा कि मेहनत किया जाना चाहिए तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और आप आगे लेके गए। अब ये कुछ ना टिप्स शेयर करता हूँ मैं आपसे कि ये लीड्स या इंक्वायरी मॉडल में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। जितने इंक्वायरी आपको आते हैं ना वो सारे लीड्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कोई इंक्वायरी दिया, ठीक है, मतलब मान लो कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, आप मशीन बेच रहे हो समझो, और वो आपके 4 मशीन पहले से यूज़ कर रहा है और उसको ना और 2 मशीन चाहिए। अब इस केस में आप क्वालिफिकेशन का फॉर्मूला जो मैंने सोचा बोला है ना आपको, वो सोच के देखिए कि उसको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ कि नहीं। हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरा ही मशीन मांगा हुआ है। सो आई नो द कस्टमर, राइट, कस्टमर नोज मी, उसको मालूम है कि मैं ये दे सकता हूँ। अच्छा, अपना कस्टमर जो है जिससे बात कर रहे हैं वो अपने को पैसा दे सकता है कि नहीं, जो हमें चाहिए वो दे सकता है कि नहीं, बिल्कुल दे सकता है, इज़ अवर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो जब भी आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पास से इंक्वायरी आता है तो उसका बनता है सीधा अपॉर्चुनिटी। क्वालिफिकेशन का जरूरत ही नहीं है, यू ऑलरेडी नो इट इज़ क्वालिफाइड। जो प्री क्वालिफाइड लीड्स आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट से ही आपने इस तरह से क्वालिफिकेशन का स्टेप्स बनाया, ये थोड़ा एडवांस जो काम करते हैं ना उनके लिए है, कि इंक्वायरी आता है ना वो सीधा प्री क्वालिफाइड आता है सारी डिटेल्स के साथ, तो देन यू विल डायरेक्टली टेक टू द अपॉर्चुनिटीज़। इन शॉर्ट मुद्दा ये है कि जितने मॉड्यूल है ना सीआरएम में उतने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोसेस के हिसाब से डिज़ाइन करना। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर और आपके बॉस करेंगे। तो अगर आप यूज़र है तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है या बिजनेस लीडर है या टीम लीडर है तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपको इसको सोचना पड़ेगा। ये लीड का प्रोसेस है ना, इसका हमेशा एक एंड होता है, या तो ये डेड होगा या कन्वर्ट होकर अपॉर्चुनिटी में जाएगा। यहाँ पर भी बहुत बार लोग गलती करते हैं। वी हैव ए डेडिकेटेड वीडियो इन दिस चैप्टर कि ये सेल्स के प्रोसेस को सीआरएम में मैनेज करने में लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं और उन गलतियों को कैसे पकड़ा जाना चाहिए और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाना चाहिए, ये सारा चीज़ वो वीडियो में कवर होगा। फिर ये लीड का प्रोसेस होगा ना, ये हमेशा टाइम बाउंड होगा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप क्योंकि बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि टिपिकली जब भी इंक्वायरी आता है ना तो वो आप 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्लोज कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन में क्लोज होता है। किसी किसी का बिजनेस ऐसा होता है कि इंक्वायरी आता है 2 घंटे में क्लोज होता है। सो यू ऑलवेज नो द एवरेज टाइम बिटवीन द कस्टमर इंक्वायरिंग समथिंग एंड द टाइम यू टेक फॉर द क्वालिफिकेशन। वो ले लेता है कि नहीं लेता है ये बात नहीं है, आपको क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगेगा ये डिसाइड करने में कि उनको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं कि नहीं, और हमें जो चाहिए वो दे सकते हैं कि नहीं, ये डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ लीड का ड्यूरेशन। और ये एवरेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके रिपोर्टिंग में और उसका जो प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसके ऊपर आप बहुत कुछ काम कर पाएंगे। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ना जो लीड नहीं है, लोग उसको समझते हैं कि लीड है, बट दैट इज़ नॉट लीड। आपके फेसबुक के ऊपर जो लोग लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट लीड्स। उसमें से लीड आपको मिल सकता है लेकिन वो सारे लीड्स नहीं है। आपके फेसबुक के फ्रेंड से वो लीड्स नहीं है, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है ना, ये लीड नहीं है। इधर से आप इंटरेक्शन करेंगे तो उधर से कुछ लीड आएगा, ये आ सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन वो सारे के सारे लीड नहीं है। या फिर ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई पुराना डेटा था या कहीं से कोई एक्सेल का फाइल मिल गया था या कहीं से आपने 1,00,000 2 लाख डेटा परचेज किया था, तो दीज आर नॉट लीड्स। ये हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट्स या टारगेट्स का लिस्ट है, इसको आपको प्रोसेस करके लीड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी हम एक वीडियो बना रहे हैं जो इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा कि वेयर वी आर डिस्कसिंग बोनस, कि जो कोल्ड कॉलिंग का प्रोसेस है ना पूरा का पूरा कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। अब स्टेप 2 पे आते हैं, वेयर वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो आपको इंक्वायरी आया था, आपने कुछ क्वालिफिकेशन किया और उसके बाद आपने उसको अपॉर्चुनिटी में लाए। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो शायद आप रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते हैं और डिटेल में, उसके बाद आप कस्टमर को ये कन्विंस करते हैं कि हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन करेंगे, कुछ समझाएंगे कस्टमर को, या कुछ रेफरेंसेस देंगे, कुछ मीटिंग्स करेंगे, हो सकता है उसको ट्रायल दे आपके प्रोडक्ट का, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का सैम्पल दे, हो सकता है आप उसको POC करें, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या बहुत सारा तरीका हो सकता है। बट यू ट्राई टू कन्विंस योर कस्टमर दैट यू कैन डू इट। ये इसके बाद वाला स्टेप आता है। उसके बाद शायद आप कोटेशन देते हैं,
कोटेशन शायद हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उस फॉर्मेट में ही दें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेल में खाली लिख देते हैं, फ़ोन पे बोल देते हैं कि भाई इतना रुपए का होगा, सो दैट इज़ ऑल ओके। अपॉर्चुनिटी बनता है ना, तो एक खास बात ये होती है कि आपको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा चक्कर है, ध्यान देके समझते हैं। ये जो एक्सपेक्टेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट है ना, ये ज़रूरी है, इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये फिक्स्ड है? ये सनातन सत्य है, एक बार लिख दिया तो बदलना नहीं चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। ये दोनों चीज़ ऐसी है जो सर्कमस्टेंसेस पे बदलती रहेगी। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। समझो ऐसा हुआ कि कस्टमर ने मुझे पहले बोला था कि एक मशीन का रिक्वायरमेंट है तो बात करना है। अब मैं वहाँ गया, सब कुछ समझाया, तो एक मशीन है ना, शायद वो 10 लाख रुपए का है, और वो बता रहे थे कि वी विल बाय इन एंड ऑफ दिस मंथ। तो एक मशीन है 10 लाख रुपए का, एंड ऑफ दिस मंथ, ये अभी मुझे मालूम पड़ा। उसके बाद मैंने कोटेशन दे दिया। फिर कस्टमर से और बातचीत हुआ तो उन्होंने कुछ अंदर डिस्कशन किया था, फिर बोले मुझे मशीन में मॉडिफिकेशन करने हैं, तो फिर 2 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन का हुआ। और दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि अब ना मुझे ये मंथ एंड में नहीं, अगले महीने के शुरुआत में चाहिए, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन कराना तो अपने को भी बनाने को टाइम लगेगा। तो आप देखो कि ये चेंज हो गया, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट भी चेंज हुआ, एक्सपेक्टेड अमाउंट भी चेंज हुआ। इसके बाद शायद ऐसा हुआ कि आपने कस्टमर से फिर बातचीत किया और कस्टमर ने बोला कि हमको एक नहीं अभी 2 चाहिए, ठीक है। तो आपका 12 लाख का अपॉर्चुनिटी अब 24 लाख का हो गया, और हो सकता है डेट भी आगे पीछे हुआ। इसके बाद शायद ये हुआ कि कस्टमर ने आपको बुलाया और बोला कि इसका थोड़ा फाइनल नेगोशिएशन करना है, मैं तो 2 खरीद रहा हूँ आपसे, तो 24 लाख में नहीं, लेकिन आप मुझे 20 लाख में दे दो। फिर आपका जो भी कुछ नेगोशिएशन होके फाइनली आपने उसको शायद 22 लाख का कोटेशन दिया। तो आपने देखा कि ऑल द रीजनेबल रीजन से, मतलब ये जेन्युइन रीजन से जिसके वजह से एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट और एक्सपेक्टेड अमाउंट बदलेगा। तो ये नॉर्मल है, ये बदलना है। इसको आप ऐसा मत रखिए कि एक बार डाला ना तो मैं फिर फंस गया, ये नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, या तो आपको ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है। एक चीज़ का इसमें ना ध्यान रखने लायक है, जो अपने पहले बार में भी बात किया था, कि कितने टाइम तक आप लीड को लीड के स्टेटस में रखेंगे और अपॉर्चुनिटी में नहीं लेके जाएंगे। मतलब आप 7 दिन रखोगे, 10 दिन रखोगे। मैंने बहुत से लोगों का ऐसा देखा है कि 2-2 साल पुराना लीड है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा, वो ऐसे ही करके रख रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी आएगा। दैट डजंट वर्क, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो इसलिए डेड नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैं इसको डेड मार्क करूंगा ना, मेरा बॉस मुझे खा जाएगा, मतलब ही विल इंटरोगेट मी। ये नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट द आइडिया। अच्छा, ये जब पूरा प्रोसेस चल रहा था, इंक्वायरी आया, फिर अपॉर्चुनिटी हुआ, अपॉर्चुनिटी क्लोज हुआ, इस दौरान आपने बहुत सारा एक्टिविटीज़ किए, कॉल किए, SMS किए, व्हाट्सएप किए, मीटिंग्स किए, उनके साथ आपने शायद डेमो या ट्रायल वो सब भी किया, POC किया, या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको दिए कि भाई ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है, आपने उनको कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स दिया, फिर आपने उनको जितनी बार फॉलोअप किया उसके कुछ कमेंट्स हो सकते हैं, नेक्स्ट फॉलोअप डेट होगा, एक्सपेक्टेड क्लोज डेट होगा, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी में होगा। तो ये सब अगर आप CRM में नहीं लॉक करते हैं तो आप CRM का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खाली ये लिख देना कि इसका इंक्वायरी आया है और बाद में जिस दिन ऑर्डर मिलता है उस दिन क्लोज कर देना, ये CRM का यूज़ नहीं है भाई। इतना ही करना है तो यू डोंट नीड CRM, तो आप एक्सेल में भी कर सकते थे। अब इसको ना ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे आया। मैंने समझा तो दिया है, यही चीज़ हम वापस ग्राफिकली समझते हैं कि शुरुआत यहाँ से हुआ कि आपको लीड आया, फिर आपने क्वालिफिकेशन का प्रोसेस किया, इस तरह का चौरस दिखता है, मतलब कि हम प्रोसेस कर रहे हैं कुछ, और इसका रिजल्ट ये आ सकता है कि या तो लीड डेड हो जाएगा या तो लीड को आप कन्वर्ट करोगे, मतलब अपॉर्चुनिटी बनाओगे। अब अपॉर्चुनिटी बन गया तो वापस उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे, मिलेंगे, POC करेंगे, डेमो करेंगे, ट्रायल करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, ये सब कुछ काम करेंगे। रिजल्ट ये आएगा कि या तो आपको ऑर्डर मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आप उसका डिलीवरी करोगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझना जैसी है कि ये प्रोसेस का मतलब क्या, इसमें 2 प्रोसेस आए, रादर 3, क्वालिफिकेशन का प्रोसेस और सेल्स का प्रोसेस। प्रोसेस में ये सब इंक्लूड होगा कि कॉल्स, विजिट, मीटिंग्स, डिस्कशन, ईमेल, व्हाट्सएप, नेगोशिएशन का सब कुछ जो भी समझो आप, सब ये प्रोसेस में है। यहाँ ना एक समझने वाला बात यह है कि लीड आने से क्वालिफिकेशन करने तक का जो प्रोसेस है ना, वो छोटा भी है और सस्ता भी है। यू हैव टू जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अपॉर्चुनिटी बनने के बाद अपॉर्चुनिटी क्लोज करने का प्रोसेस है, ये बहुत बार थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि आप उसमें
और कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें शायद सीनियर लोग इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो दैट इज़ ऑलवेज कॉस्टली। आगे बढ़ते हैं। अब सेल हो गया, फिर क्या होगा? तो जनरली ऐसा होता है कि आप इनवॉइस बनाते हो, तो टैली का इंटीग्रेशन होगा, तो सीआरएम में से इनवॉइस सीधा टैली में से बन जाता है। संगम सीआरएम में अभी ये बनता है। फिर आप पेमेंट कलेक्ट करते हो। बहुत सी कंपनियों में ऐसा है कि पेमेंट कलेक्शन का जिम्मेदारी सेल्स वालों का रहता है। पेमेंट कलेक्ट होने पर ही इंसेंटिव मिलता है, तो वो भी आप सीआरएम में मैनेज करते हैं। फिर आप प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ज़रूरी है, किसी का एएमसी है या आप वारंटी देते हो, तो वो भी बनेगा। और एक कंटिन्यूस फीडबैक कोई कोई जगह पे लेते हैं, कोई कोई जगह पे नहीं लेते हैं। अभी का जो ज़माना ना, उसमें कस्टमर के पास से फीडबैक का लूप बनाना ज़रूरी है, तो ये भी एक प्रोसेस होगा। अब ये समझते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स इन्वॉल्व है। प्रोसेस वाइज इसको मैप किए जाते हैं। जैसे आपका इंक्वायरी आया तो आप लीड्स मॉड्यूल में एंट्री करोगे। फिर आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कन्वर्ट करके, तो आप अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल करोगे। फिर आप कोटेशन देते हो तो कोटेशन का मॉड्यूल है, या डेमो, पीओसी, ट्रायल, ये कुछ भी करते हो तो टिकट का मॉड्यूल है। ये टिकट का मॉड्यूल इसलिए क्योंकि ये ना किसी और को असाइन किया जाता है कि भाई तू ये कर क्या, ठीक है। और एज ए सेल्स पर्सन आपको ये जानना है कि उसने किया कि नहीं किया, किया तो कितना परफेक्ट किया। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हम टिकट का मॉड्यूल यूज़ करते हैं। हम जब ये वॉक थ्रू करेंगे तो पूरा समझ लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर ये एक्टिविटीज़ करते हैं आप, जो कॉल या मीटिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब एक्टिविटीज़ मॉड्यूल्स में आएगा। फिर आप अगर उसमें प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मतलब ऑर्डर मिलने के बाद, तो प्रोजेक्ट्स का मॉड्यूल है वो आ सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या रिन्यूअल्स या वारंटी या एएमसी ऐसा कुछ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स का भी मॉड्यूल है। अभी इतने सारे मॉड्यूल है ना, वो आपने प्रोसेस के साथ मैप तो कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करो और ये सब शुरुआत में करो। हो सकता है कि शुरुआत में आप एकदम बेसिक से चालू करो और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टीम को समझ में आने लगे उसको ऐड करते जाइए। ये लाइन है ना, सब बिजनेस ओनर्स या टीम लीडर्स और मैनेजर्स के लिए है। जब भी आप कुछ सीआरएम जैसा चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो यू आर टॉकिंग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक सबसे बड़ा चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज़ अबाउट हाउ योर टीम यूजेस टेक्नोलॉजी। और जैसे ही टीम का बात आए ना, तो ध्यान में ये रखना है कि टीम का चेंज एपेटाइट कितना है, कितना जल्दी और कितना बड़ा परिवर्तन ये लोग कर पाएंगे। अगर आपको वहाँ डाउट है तो वो हिसाब से धीरे धीरे करना। और बड़ा परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे छोटे स्टेप से ही आता है, खट करके नहीं आता है। खट करके आता है ना, वो परिवर्तन नहीं होता है, क्रांति होती है। क्रांति समाज में होती है, धंधे में नहीं, धंधे में परिवर्तन होता है। अब पांचवा मुद्दा लेते हैं कि ये क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर ना बहुत ध्यान देना, और चाहे आप यूज़र है या मैनेजर है या सीनियर टीम मेंबर है, बॉस है, ओनर है, कोई भी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इधर है ना मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि 2 मॉड्यूल क्यों है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि क्वालिफिकेशन है बीच में। तो क्वालिफिकेशन के पहले जो होता है वो लीड मॉड्यूल में, और क्वालिफिकेशन के बाद जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ मॉड्यूल में। अब ये समझते हैं कि ये क्वालिफिकेशन ना ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर आपको मीनिंगफुल एनालिसिस करना है ना, तो ये क्वालिफिकेशन करना ज़रूरी है। अब मीनिंगफुल एनालिसिस का क्या होगा, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अपने पास 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोनों टीम के पास जो इंक्वायरी आया है ना, वो 100 है। मतलब टीम ए के पास भी 100 आया, टीम बी के पास भी 100 आया। अब जो क्वालिफाई हुआ ना, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हुए ना, वो टीम ए ने 20 किए और टीम बी ने 80 किए। अच्छा, जिनका क्लोज हुआ ना, वो दोनों का सेम हुआ, 10-10। अब मान के चलो, एजम्पशन करते हैं थोड़ा, क्योंकि अपने को इसमें दिमाग में सोचना है थोड़ा। एंड आई एम श्योर कि अगर आप मेरे साथ साथ सोचोगे, चाहिए तो वीडियो पॉज करके सोचना, ठीक है। तो यू विल हैव लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन सेल्स एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग इन सेल्स। क्या गड़बड़ हो रहा है और कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। और फंक्शन ऑफ इसलिए लिखा है ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई गाली किसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, इफ़ आई एम टोल्ड टू थिंक ऑन दिस, क्योंकि अगर आप सीआरएम नहीं यूज़ करते होते और क्वालिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता अगर, तो मतलब ये हो रहा है कि 100 इंक्वायरी आया, 10 इंक्वायरी क्लोज किया, दोनों टीमों ने बराबर काम किया, तो देयर इज़ नो डिफरेंस। डिफरेंस आपको तब मालूम पड़ने लगा व्हेन यू हैव दैट प्रोसेस इन बिटवीन। तो प्रोसेस समझ में आया।
तब इसके ना कोई एक राइट आंसर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप 25 आंसर सोच सकते हैं तो 25 आंसर राइट होंगे। इट विल डिपेंड ऑन हाउ डीप यू डाइव। तो क्या इसमें ऐसा हुआ कि टीम ए ने जो लीड जनरेट किया ना वो बड़ा भंगार था, इसकी वजह से उनका क्वालिफिकेशन में सिर्फ 20 बचा? या ऐसा है कि टीम बी के जो इनसाइड सेल्स टीम ना जो क्वालिफाई करती थी, ठीक है, उन्होंने काम ही बेकार किया, जितने आए थे उन सबको पास करके आगे कर दिया, हाँ भाई बेचो, ठीक है। अगर ये वाला सीन समझते हैं तो भी आपको ख्याल आएगा कि गड़बड़ किधर है। अब मैं बोल रहा हूँ वो जरूरी नहीं है सच है, आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि टीम ए का सेल्स टीम जो है उन्होंने बहुत फैंटास्टिक काम किया, 20 अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसमें से 10 क्लोज कर दी, मतलब बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट है। या ये भी हो सकता है कि टीम बी के सेल्स टीम के पास इंक्वायरी ही थर्ड क्लास आई थी, या उन्होंने काम ही थर्ड क्लास किया, इंक्वायरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने पूरा वाट लगा दिया। 80 अपॉर्चुनिटी मिली थी, 80 में से वो सिर्फ 10 क्लोज कर पाए। तो एक टीम का आपको ऐसा लगता है कि सेल्स टीम ने बड़ा फैंटास्टिक काम किया, फैंटास्टिक डेमो दिखाया, फैंटास्टिक नेगोशिएशन किया, सब क्लोज किया, मस्त काम किया। टीम बी का क्या हो सकता है? तो आप इसमें दो चीज़ दे सकते हो, या तो टीम बी के पास जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वही बेकार थी, या तो फिर ये कि टीम बी की सेल्स टीम ने काम ही खराब किया। ठीक है, अब आप जैसे जैसे इसको सोचने लगोगे, चाहिए तो मेरा वीडियो पॉज करके इसके ऊपर वापस सोच के देखो। फिर आगे ये हो सकता है कि टीम ए की जो क्वालिफिकेशन वाली टीम है, मतलब इनसाइड सेल्स टीम है, उन्होंने बड़े कंजर्वेटिवली क्वालिफाई किया। मतलब जरा भी डाउट लगता था कि इसका ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ देते, बस बात आगे पास करो। ठीक है, टीम बी ने ये किया कि थोड़ा भी चांस लगता था कि ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्होंने इसको पकड़ा दिया। अब दोनों सिनेरियो में अगर हम ये समझे ना, क्योंकि हमने आगे वाली स्लाइड में देखा है कि आपका सेल्स का प्रोसेस है ना वो कॉस्टली होता है और लंबा होता है, तो इससे एक बेसिक एनालिसिस आप ये निकाल सकते हैं कि टीम बी वालों ने ज़्यादा मेहनत किया सेल्स की टीम ने, और उनको नुकसान हो गया क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मेहनत किया, तो लोग नहीं खरीदने वाले थे उनके भी पीछे फॉलोअप किया, उनको भी डेमो बताया और बहुत टाइम वेस्ट हुआ। जबकि टीम ए की जो सेल्स टीम है उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, उसका फटाफट काम हो गया क्योंकि अच्छी तरह से क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। सो देयर इज़ नो राइट आंसर जब तक आप डेटा में डीप डाइव नहीं करेंगे, और अगर आपके पास ये दो मॉड्यूल नहीं होगा तो आपको ये मिलेगा ही नहीं। अच्छा, ये जान के क्या करोगे, क्योंकि अब तक तो आपका धंधा चल रहा था, अच्छा ग्रो भी हो रहा था, यहाँ तक ग्रो हो गया कि आपको CRM लेने का मन हो गया, तो अब तक तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अब क्या ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा है, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं कि आपको जो चीज़ यहाँ तक लेके आई है ना वही चीज़ यहाँ से आगे नहीं लेके जाएगी, आगे जाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो एज यू ग्रो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोसेसेस। सस्ता कैसे करोगे, प्रोडक्ट तो सस्ता नहीं दोगे ना, आपका सॉल्यूशन में आप क्वालिटी को डिग्रेड नहीं कर सकते, तो आपको आपके प्रोसेस में ही एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। और आप ये समझेंगे नहीं कि कहाँ गड़बड़ है तो आप सुधारोगे कैसे। तो CRM विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ किधर है। तो ये एक एनालिसिस क्या कर सकते हैं ना, उसका मुद्दा था। फिर एक चीज़ और है जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं, जिसका एनालिसिस अच्छी तरह से होना चाहिए, कि जो लीड डेड मार्क करते हैं ना तो उसका कारण क्या था, राइट। अगर ये कारण का आप एनालिसिस ढंग से करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मार्केटिंग में क्या बदलाव करना चाहिए। ठीक है, इसके भी बहुत सारे स्टोरीज हो सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे एक चैनल भी वीडियो भी है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। और एक फ़ायदा ये होगा कि सेल्स टीम है जो एक्चुअली जाके अपॉर्चुनिटी बनने के बाद सेल्स का प्रोसेस कर रही है, उनका फोकस बड़ा क्लियर रहेगा, उनको फालतू लोगों को जाके मिलना नहीं है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ। तो ऐसा है, समझो कि ये क्वालिफिकेशन का प्रोसेस हम नहीं करते हैं, जितनी इंक्वायरी आ रही है सबको जाके मिलते हैं, सबको जाके डेमो दिखाते हैं, सबको ये करते हैं। तो मान लो किसी एक कस्टमर ने एक इंक्वायरी दिया अपने को, उसके दोस्त का, और हम जाके उनके दोस्त को मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, डेमो बताया ढंग से, फिर उन्होंने बोला ऐसा ऐसा चेंज होगा कि नहीं होगा, हमने बोला हो जाएगा, डेवलपमेंट टीम से पूछा, मैन्युफैक्चरिंग वाले से पूछा, ये सब कर करा के उनको बताया कि हो जाएगा। तब तक में ना 5 मीटिंग हो चुकी थी। ठीक है, फिर 6ठी मीटिंग में हमने उनको कोटेशन सबमिट किया और बातचीत करने लगे, और लेट्स से अपना कोटेशन हुआ 15 लाख का, और वो कस्टमर है वो बोल रहा है नहीं नहीं मेरा तो 3 लाख के ऊपर बजट ही नहीं है, आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था कि इतना है। अब यहाँ क्या गड़बड़ हुआ, हम सिर्फ ये जानने में पड़े रहे कि उनको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं कि नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि हमको जो चाहिए वो दे सकते हैं कि नहीं।
अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है आगे, क्योंकि सेल्स पर्सन है ना, ये बड़ा इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है उसमें, उसने 6 मीटिंगें कर डाली है। अब जाके अगर वो बोलेगा कि ऑर्डर नहीं मिलने वाला है तो उसको तो उसका बॉस डांटेगा। तो फिर वो क्या करता है, कैसे भी करके सस्ता वस्ता करके, मार्जिन को क्रश करके, नेगोशिएशन करके, कुछ और डिग्रेडेशन करके ऑर्डर लेने की कोशिश करता है। और इस छटपटाहट में आपका कस्टमर बिगड़ता है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बिगड़ता है, नहीं आप अच्छा सर्विस दे पाओगे। तो ये क्वालिफिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका जो रिसोर्स है सेल्स पर्सन का टाइम और उसका एनर्जी ये वेस्ट नहीं करना है तो क्वालिफिकेशन जरूर करना। कॉस्ट सेविंग कैसे होगा ये मैं पहले से बोल चुका हूँ, तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मिलने जाते हैं, आप डेमो करते हैं, वो सब में आपको कॉस्ट ज़्यादा है। आप सैंपल भेजते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप पीओसी करते हैं, कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो कॉस्ट आप बचा सकेंगे। दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि अच्छी तरह से क्वालिफाइड अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आपके सेल्स टीम का जो फोरकास्ट होगा ना, वो बड़ा रियलिस्टिक होगा। और अगर आपका सेल्स टीम बड़े कॉन्फिडेंटली काम कर रहा है, खुश है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो उनका मॉरल है ना ऊपर रहेगा। और सेल्स टीम का मॉरल ऊंचा रहे, उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बात ये आती है कि आप क्वालिफिकेशन कैसे करोगे या उसका प्रोसेस कैसे बनाओगे। बेस्ट आइडिया है कि जो टीम लीडर्स है या ओनर्स है, उन्होंने बैठ के एक डॉक्यूमेंट लिखने का कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ इंक्वायरी आता है ना बाद में, कैसे नक्की करना चाहिए। जनरली एंड रिजल्ट इस होगा इस मीटिंग का कि आपके पास 2-3 सवाल आएंगे, और सवाल इस तरह से फ्रेम करिए कि अगर ये 2 सवाल या तीनों सवाल का जवाब हाँ है तो हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो ये अगर आप सवाल बना लेते हैं और आपकी सेल्स टीम को सिखाते हैं कि भाई ये 3 सवाल पूछने हैं, ये 3 सवाल का जवाब अगर हाँ है तो देन यू गो अहेड एंड प्रोसीड, वो नहीं है तो डोंट प्रोसीड। अब इसमें है ना, लोगों को जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ उनको लगता है कि बड़ा आईएसओ स्टाइल का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, वी विल नीड ए कंसल्टेंट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। ऐसा कुछ नहीं है। एक कागज़ का पत्ता लो, सेल्स टीम के साथ बैठो और खाली लिख डालो। सिर्फ 3-4 लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। खाली डिस्कशन होता है और सब लोग एक मुद्दे पे एग्री करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, तो आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस बन गया। दूसरा खास जो गलती होती है ना, मैं बताऊं आपको। लेट्स से कि सीआरएम का बात करते हैं। मुझे सीआरएम बेचने का 17 साल का अनुभव है। सो इफ आई डिसाइड हाउ आई क्वालिफाई, आई विल मे बी आई हैव ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि मुझे तो 17 साल का अनुभव है। आदमी सामने से पहला सवाल क्या करता है उससे समझ जाता है कि सीआरएम लेगा कि नहीं लेगा। तो मैं मेरे स्किल्स के ऊपर ये प्रोसेस नहीं बनाऊंगा, मैं इस तरह से प्रोसेस बनाऊंगा कि मेरे यहाँ जो ऐसा आदमी है जिसको 2 साल का अनुभव है, 1 साल का अनुभव है, वो भी क्वालिफिकेशन कर सके। ठीक है, तो आप जब भी क्वालिफिकेशन के स्टेप्स बनाते हैं उसको एकदम सिंपल बनाइए, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए कि आपका सेल्स पर्सन है ना उसको पीएचडी करना पड़े वो समझने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी सिंपल। और ये तीसरा मुद्दा है ना जहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, सब लोग मतलब सारे बॉसेस, टीम लीडर्स, वो सोचते हैं कि एक बार हमने प्रोसेस बना के दे दिया ना तो टीम है ना उसको पक्का फॉलो करेंगी। ऐसा नहीं होता है भाई। अपने इधर जिधर नो पार्किंग का बोर्ड लगाते हैं ना उधर ही गाड़ी पार्क करके जाते हैं, जिधर नो स्पीडिंग का बोर्ड लगाते हैं ना उधर ही नीचे थिक के जाते हैं। तो चेक तो करना पड़ेगा। और एक ये HBR आता ना, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि लीडर्स ऑलवेज गेट व्हाट दे इंस्पेक्ट। लीडर्स ऑलवेज गेट व्हाट दे इंस्पेक्ट। मतलब आप कुछ प्रोसेस बोलने के बाद उसको चेक करने नहीं जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपकी टीम नहीं करेगी या धीरे धीरे करके वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो कोई ना कोई होना चाहिए वो जो चेक करेगा। और आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो बॉस खुद चेक करेगा। अब ये मिस्टेक क्या क्या होती है क्वालिफिकेशन की, ये बात कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इफ़ आई गिव कोटेशन दैट मीन्स इट इज़ क्वालिफाइड। ये गलत है भाई। कोटेशन तो लोग कभी भी देंगे, कभी भी नहीं देंगे, या देंगे फिर बताएंगे नहीं, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ये मत रखो। क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। दूसरा एक गलती ये होता है कि अगर किसी सेल्स पर्सन का डील क्लोज हुआ और लॉस्ट हुआ, ठीक है, तो ये भारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको ऐसे टॉर्चर किया जाता है जैसे उसने ना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है। तो ये प्रोसेस मत रखिए। अगर आप इतने कड़क हो जाओगे ना उनके साथ तो वो कभी अपॉर्चुनिटीज़ का एंट्री नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ लॉजिक इसको पकड़ते कैसे हैं। अगर आपके CRM में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिलते हैं जो जिस दिन बना उसी दिन क्लोज हुआ,
तो मान लो कि आपका सेल्स टीम गलत कर रहा है। या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, पुरानी 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 पुरानी, लेकिन वो क्लोज ही नहीं हो रहा है, ना लॉस्ट हो रहा है ना वन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेल्स टीम को ना वो प्रोसेस नहीं मालूम है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको क्लोज कर देना चाहिए, लॉस्ट कर दो। तो कब तक वो मुर्दा छाती से लटका के घूमोगे? उसको जो छूट गया है वो छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक हमने एनालिसिस किया था ये इसी मुद्दे के ऊपर कि डील लॉस्ट होता है ना, तो उसके कुछ 27-28 रीजन्स हो सकते हैं। सिर्फ 2 रीज़न है कि सेल्स पर्सन की गलती की वजह से लॉस्ट हुआ। देयर कैन बी मेनी अदर रीजन्स, तो ये ध्यान में रखिए। और अगर आपको रीजंस मालूम पड़ेंगे ना, तो आपका सेल्स प्रोसेस या आपका प्रोडक्ट या आपका प्राइसिंग या आपका स्ट्रैटेजी चेंज करने में मदद पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सेल्स पर्सन को डिस्करेज कर दोगे कि वो लॉस्ट बताए ही नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं है CRM यूज़ करने का, आपको एनालिसिस मिलेगा ही नहीं कभी। तीसरा मुद्दा मैं पहले आपको बोल चुका कि सेल्स का टीम क्या करता है, अपॉर्चुनिटी का एंट्री नहीं करता है। द डे कस्टमर कन्फर्म्स द ऑर्डर, वो लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और उसी दिन क्लोज कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, यू विल हैव टू डिस्करेज इट। अच्छा, बहुत से सेल्स पर्सन ऐसा सोचते हैं कि कस्टमर ने अभी तो ना बोल दिया, लेकिन इसको लाइव रखो ना कभी आएगा, और ये कभी ना कभी आएगा तो दूसरा अपॉर्चुनिटी बनेगा ना यार, ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं है तो इसको तो कैंसिल कर दो। ये वाला आइडिया कि कस्टमर कभी ना कभी आएगा और अपॉर्चुनिटी को लाइव रखना, ये गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी डेड नहीं कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता है ये बहुत वाजिब सिग्नल है कि कस्टमर इज़ नॉट इंटरेस्टेड? कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसका कुछ दूसरा तरीका करना है तो करके देख लो, चाहिए तो उधर किसी और से बात करो, वहाँ जाके मिल के आओ। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप वो अपॉर्चुनिटी को सालों साल तक कंटिन्यू कर रहे हो या महीनों तक या हफ्तों तक कंटिन्यू कर रहे हो? जो नहीं मिलने वाला ना वो छोड़ दो। वैसे भी सेल्स में ऐसा नहीं होता है कि आप जितनी बार हाथ डालोगे उतनी बार ऑर्डर मिलेगा, ये 100% सक्सेस वाला गेम है ही नहीं। फिर एक ये समझते हैं कि जहाँ B2C होता है, अब तक हमने जो बात किया ना वो सारा B2B था, और ज़्यादातर लोग B2B बिजनेस वाले ही CRM खरीदते हैं। B2C वाले भी खरीदते हैं, लेकिन उनका धंधा अलग है, उनका CRM अलग है। पहला तो ये होता है कि उनके उधर ना सेल्स प्रोसेस ही नहीं होता है। B2C में कैसा होगा कि कस्टमर आएगा, देखेगा, खरीद लेगा, देयर इज़ नो प्रोसेस। ठीक है, हमने शुरुआत में बात किया था कि CRM यूज़ इसके लिए किया जाता है कि मुझे सेल्स का प्रोसेस और सेल्स का टीम को ट्रैक करना है। B2C में तो ट्रैक करने जैसा ही नहीं है, तो इस तरह का CRM नहीं यूज़ होगा, उसमें CRM का यूजेज अलग हो जाएगा। जैसे आप ई-कॉमर्स का एग्जांपल ले लो, तो उसमें तो क्या होता है कि वेबसाइट पे कस्टमर आता है, देखता है, परचेस करता है, चला जाता है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आया वो कब का आया? वो तो कस्टमर ने खरीद लेने के बाद का आया, उसके पहले का आया ही नहीं। हाँ, यहाँ पर है ना, जो संगम CRM के मार्केटिंग के फीचर्स है वो यूज़फुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने अगर आए आपकी वेबसाइट पे लेकिन ख़रीदा नहीं, फॉर्म भी भरा बट वो परचेस कंप्लीट नहीं किया, तो वैसे लोगों को आप CRM में लाके उनका फॉलोअप कर सकते हो। या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया है, उनको आप फॉलोअप और रीटारगेटिंग या क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग कर सकते हो। इस तरह का फ़ायदा होता है। ये पूरा सेल्स का प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये लीड्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं और लीड्स को मैनेज किया कैसे जाता है। ये वीडियो ना थोड़ा लंबा था एंड देयर वर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ थोड़ा सा और क्लियर होना बाकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको वापस देख लीजिए, और ये वापस देखेंगे ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं रहेगा पक्का। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।